जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी स्टडी का, फैमिली का और अपनी हेल्थ का बहुत खूबसूरत तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें जो है हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में, जो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जिसका एक्सटेंशन था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ डू वन थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड बिगिन आवर चैप्टर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है रोमन एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले जो है रोमन एम्पायर, चूँकि हेडिंग ही है कि रोमन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, तो कहाँ कहाँ पर इसका जो स्प्रेड था वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले रोमन एम्पायर का कुछ एरिया जो था वो यूरोप के अंदर उसका एक्सटेंशन था। यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है रोमन एम्पायर फैला हुआ था। सेकेंड आता है आपका वेस्ट एशिया, फिर थर्ड आता है आपका नॉर्थ अमेरिका दोस्तों। ठीक है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका नहीं दोस्तों, ये नॉर्थ अफ्रीका है। तो इसको एक बार आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जितना भी आपको रेड रेड दिख रहा है ये जो है आपका रोमन एम्पायर का एक्सटेंशन है। ये वाला एरिया हमको पता है ये यूरोप है, तो यूरोप के अंदर खास करके स्पेन, इटली, ठीक है दोस्तों, फ्रांस, तो इस वाले एरिया के अंदर रोमन एम्पायर जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद में नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन, ये देखिए रेड रेड वाला जो है, ठीक है, ये सारा डेजर्ट वाला जो एरिया यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका काफ़ी पावरफुल था, मोरक्को वगैरह जो देश पड़ता है। फिर इधर आपका एशिया आ जाता है। तो ये जो हो गया 3, इसलिए इसका नाम क्या रखा है कि एन एम्पायर, एक साम्राज्य जिसका विस्तार जो है, जिसका एक्सटेंशन 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। तो आपका एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, एंड देन आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इसलिए जो इस चैप्टर का नाम रखा गया कि एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि जो एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इतना बड़ा एरिया उसका है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाता होगा, उसका जो किंग होगा कितना स्ट्रांग होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत बेहतर चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है 3 कॉन्टिनेंट्स समझ में आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे इस जो है स्प्रेड था इसका। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग हम लोग को किसी भी अगर एम्पायर को पढ़ना होता है तो हम लोग को सोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री वी शुड फोकस ऑन द सोर्सेज, कि कौन कौन सोर्सेज होते हैं किसी भी एम्पायर को स्टडी करने के। तो देखिए, हम लोग जो है सोर्सेज को 3 कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट टेक्स्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स, एंड थर्ड मटेरियल रिमेन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट के बारे में। टेक्स्ट के अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका लेटर। ठीक है, मान लीजिए किसी किंग ने जो है किसी को लेटर लिखा हो, या किंग के जो है उसके राज दरबार के अंदर कई सारे पोइट वगैरह, राइटर्स वगैरह, फॉरेन राइटर्स वगैरह आते थे जो उसके राज दरबार की अच्छी अच्छी बातों को लिखते थे। तो वो कोई लेटर मिल जाए, एनल्स मतलब कोई, ये भी एक तरह का राइटिंग ही होता है दोस्तों। ठीक है, डायरी राइटिंग टाइप में होता है। फिर सरमन कोई स्पीच वगैरह दिए किंग ने, उसको किसी ने नोट कर लिया। फिर कोई नियम वगैरह हैं, कोई लॉज हैं, कोई प्रिंसिपल्स हैं, उसको नोट कर लिया। तो दीज बिकम्स सोर्सेज टू स्टडी एनी एम्पायर। तो रोमन एम्पायर को स्टडी करने के लिए टेक्स्ट के ये सोर्सेज हिस्टोरियंस जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड, लेट्स मूव ऑन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स एक होता है पेपायरस। पेपायरस एक ट्री होता है जिसकी जो है दोस्तों, उससे हम लोग एक पेपर बनाते थे। तो उस पर भी जो है कई सारे लेटर्स मिले, देखिए ये रहा पेपायरस। तो इस प्रकार का लेटर जो है हम लोग को रोमन एम्पायर के अंदर मिला है, तो ये भी एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका मटेरियल रिमेन्स, जिसके अंदर आपका आता है मोनूमेंट्स। किसी भी प्रकार का मोनूमेंट्स वगैरह है तो इससे भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ले। फिर पोट्री आता है, कोई मूर्ति वगैरह है तो उससे भी हमें कई सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। फिर आपका आता है कॉइन्स, ये देखिए कॉइन्स है, तो कॉइन से भी हमें किंग के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ईयर के बारे में, ठीक है, सो मेनी थिंग्स हम लोग को समझ में आ जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सोर्सेज ऑफ द रोमन एम्पायर आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये कॉइन है, कॉइन से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। देखिए कॉइन्स पे कुछ लिखा है तो इससे भी हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो जो है दोस्तों, इस चैप्टर को जो है हम लोग कई सारे टॉपिक्स के हेल्प से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए।
अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना। बाय योर सब्सक्रिप्शन आई गेट मोटिवेशंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आता है फेजेस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर को जो 2 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया था दोस्तों, ठीक है। 2 फेजेस कौन कौन से थे? तो पहला आपका था अर्ली रोमन एम्पायर, ठीक है। उसके बाद में था लेट रोमन एम्पायर। आप लोग को इसे समझाता हूँ। ये देखिए, अर्ली रोमन एम्पायर का मतलब ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पर जीरो कॉमन एरा जिसको बोला जाता है, ठीक है। इससे पीछे वाले को हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं दोस्तों? इससे पीछे वाला जो भी, इसको हम लोग मानते हैं अर्ली रोमन एम्पायर। क्या मानते हैं? अर्ली रोमन एम्पायर, जो बिफोर कॉमन एरा के अंदर होता है। फिर इसके बाद यहाँ से जो है आपका कॉमन एरा स्टार्ट हो जाता है जब ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। इसके बाद वाला जो एरिया है आपका क्या आ जाएगा? इसके बाद वाला एरिया आपका आएगा लेट रोमन एम्पायर, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा? लेट रोमन एम्पायर, ठीक है। हाँ, तो इसी के आगे आते आते जो है 2024 चल रहा है, ठीक है। तो रोमन एम्पायर को 2 भागों में बांट रखा है। एक आपका आता है अर्ली यानी कि बिफोर कॉमन एरा के अंदर, और एक आता है आपका लेट जो कॉमन एरा के अंदर है। तो ये क्लासिफिकेशन है। आगे देखते हैं कि द मेन प्लेयर्स इन, एक टॉपिक होता है रोमन एम्पायर के अंदर कि भैया कई बार 1-1 नंबर के अंदर MCQs में पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर कौन कौन से थे? वो 3 की प्लेयर्स जिनकी वजह से जो है रोमन एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर क्लासिफाइड या फिर एक्सटेंड हो पाया, स्प्रेड हो पाया, इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। तो 3 प्लेयर्स कौन कौन से? तो मैं यहाँ पर क्रिकेट के प्लेयर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, पॉलिटिकल प्लेयर्स, ठीक है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रोमन एम्पायर को पावरफुल बनाने में, ठीक है। तो कौन कौन से थे? जैसे कि आपका पहला आया था एम्परर। कौन दोस्तों? एम्परर। ये देखिए, एम्परर का मतलब क्या होता है? एम्परर का मतलब किंग, ये देखिए किंग। सेकेंड आपका कौन प्लेयर था? आपका था सीनेट। सीनेट यानी कि बहुत पैसे वाला, अभिजात वर्ग, ठीक है, रिच पीपल। उसके बाद में थर्ड प्लेयर था आपका द आर्मी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसको हम लोग बोलते थे नाइट। क्या बोलते थे दोस्तों? नाइट बोलते थे। तो दीज 3 प्लेयर्स प्लेड वेरी की रोल टू मेक पावरफुल रोमन एम्पायर, ठीक है। रोमन एम्पायर को पावरफुल बनाने में इन 3 प्लेयर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कौन कौन? एक बार और रिवाइज कर लीजिए। एम्परर यानी किंग, सीनेट यानी कि रिच पीपल, एंड देन आर्मी, ठीक है। दे वर द 3 की प्लेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में समझते हैं। उसके बाद में क्या है कि देखिए, उसके बाद में इसके अंदर हमें समझना है व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी सेड दैट रोमन सोसाइटी एंड इकोनॉमी वर मॉडर्न। हमें वो फैक्टर्स बताने जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, या हिस्टोरियंस कहते हैं, कि जो रोमन सोसाइटी थी बहुत मॉडर्न थी। कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। फिर उसके बाद में इकोनॉमी उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसी थी, तो इकोनॉमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को समझने हैं। तो चलिए समझते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे रोमन सोसाइटी के बारे में कि कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट हमको रोमन एम्पायर पढ़ाती है, फिर रोमन एम्पायर इतना फेमस हो पाया, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर डिवाइड हो पाया, तो मतलब स्प्रेड हो पाया। तो देखिए दोस्तों, क्या रीजंस थे। सबसे पहले रीज़न था स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, तब उन लोगों ने जो अपनी सोसाइटी के अंदर न्यूक्लियर फैमिली को जो है इम्प्लीमेंट कर रखा था। न्यूक्लियर फैमिली तो आज का जो है कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो लोग इतने मॉडर्न थे, ठीक है, कि उन लोगों ने जो है अपने टाइम में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट रख रखा था, जिसके अंदर होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ और उसके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टेटस ऑफ वुमन एंजॉयड लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो फीमेल्स थी उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था, उनको जो है इक्वली ट्रीट किया जाता था मेल के, उनको इक्वल जो राइट्स वगैरह दिए जाते थे, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, लीगल राइट्स वगैरह। तो इससे क्या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय अगर जो है रोमन सोसाइटी के अंदर फीमेल्स की रिस्पेक्ट हो जाती थी, तो इसका मतलब सोसाइटी तो काफ़ी मॉडर्न रही होगी, सोसाइटी काफ़ी लिबरल रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि रोमन सोसाइटी जो थी कितनी मॉडर्न थी। उसके बाद में लिटरेसी के बारे में, लिटरेसी वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी लिटरेसी जो थी वो वेरी करती थी। फिर भी मतलब इतिहासकार बोलते हैं कि जो लिटरेसी थी वहाँ पर ठीक ठाक थी, मीडियम लिटरेसी थी। ऐसा नहीं था कि लोग जो थे बहुत इलिटरेट थे, लोग काम चलाऊ पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, ठीक है। देन आफ्टर कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है दोस्तों, कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्टेड मैनी लैंग्वेजेस। कल्चरल डाइवर्सिटी कब होती है? जब कई सारे लैंग्वेजेस के लोग एक ही जगह पे, ठीक है, रह रहे होते हैं, कई सारे रिलीजियस के लोग एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग फूड होता है उनका।
तो इससे क्या था, कल्चरल डाइवर्सिटी थी। इससे क्या पता चलता है कि जो रोमन सोसाइटी थी उसके अंदर लोग बहुत प्यार मोहब्बत से, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है फ्रेंडली तरीके से रहते थे, कोई क्लैश वगैरह नहीं होता था। देन उसके बाद में क्या अगला कैरेक्टरिस्टिक है, स्लेव्स वर पार्ट ऑफ फैमिली। देखिए स्लेव सिस्टम था, ये एक चीज़ आप लोग हमेशा नोट डाउन कीजिए, इस पर एक टॉपिक भी आएगा, अभी पढ़ाऊंगा आपको, कि स्लेव्स जो था, स्लेव रेजाइम था, स्लेव्स बनाए जाते थे लोगों को जबरन, ठीक है दोस्तों, फोर्सफुली लोगों को स्लेव्स बनाया जाता था। और स्लेव जो थे वो फैमिली के क्या थे, इसेंशियल पार्ट थे, उनसे जो है हाउस होल्ड वगैरह काम कराया जाता था। देन आफ्टर फॉर मैरिज कपल डाइवोर्स वॉट ईजी। अब देखिए जो पार्टनर्स वगैरह थे, ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह के अंदर थे, तो जो था डाइवोर्स लेना बहुत ईजी था। तो इससे पता चल जाता है कितनी मॉडर्न सोसाइटी थी रोमन की। उसके बाद में कैसी लाइफ जीते थे वो लोग, अर्बन लाइफ जीते थे, शहरी ज़िंदगी जीते थे दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमें कई सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा रोमन सोसाइटी के बारे में। आगे बात करते हैं दोस्तों रोमन इकॉनमी के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है रोमन इकॉनमी काफ़ी स्ट्रांग थी। किसी भी एम्पायर को स्ट्रांग करने के लिए उसकी इकॉनमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका इकॉनमी स्ट्रांग है तो आपका एम्पायर बहुत स्ट्रांग होगा दोस्तों। उसके बाद में रोमन इकॉनमी के बारे में बात करते हैं। रोमन इकॉनमी देखते हैं दोस्तों, तो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी। कैसी इकॉनमी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वास्ट इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्बर्स, माइंस, ठीक है दोस्तों, ब्रिक यार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई गई थी, ठीक है, ईंटों के भट्ठे वगैरह थे, माइंस वगैरह थे, हार्बर्स वगैरह थे। ये देखिए इमेज देखिए, ये देखिए किस प्रकार से जो हार्बर्स वगैरह थे। अब हार्बर से तो लोग ईजिली क्या है, थ्रू वाटर वो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। ये देखिए अलग अलग प्रकार की वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, यानी कि वो लोग बहुत अच्छी कंडीशंस के अंदर थे। उसके बाद में क्या है दोस्तों, कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड। बैंकिंग सिस्टम वगैरह भी था, लोग इजीली लोन देते थे, लेते थे। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी, लोग जो है मनी का यूज़ करते थे करेंसी के रूप में, ठीक है। उसके बाद में लिक्विड्स ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स, एम्फोरा। कई सारे लिक्विड्स वगैरह होते थे, जैसे कि वो लोग ऑलिव ऑयल वगैरह की खेती बहुत करते थे। हम लोग को एक चीज़ पता है कि दोस्तों जो मेडिटेरियन वाले एरियाज़ हैं, जो मेडिटेरियन वाले एरियाज़, आप लोगों को पता है ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भूमध्य सागर है, इसके कोने कोने में जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं, तो वो लोग जो है ऑलिव ऑयल्स और जो भी आपके खट्टे फल वगैरह होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरे हो गए, या फिर आपके अंगूर हो गए, इन सब का प्रोडक्शन बहुत करते हैं। तो ऑलिव ऑयल का जो वो लोग तेल बनाते थे, तो उसको वो लोग कौन से कंटेनरों के अंदर रखकर भेजते थे, तो उसको हम बोलते थे एम्फोरा। ये देखिए दीज आर द कंटेनर्स, जिसके अंदर ये लोग ऑलिव ऑयल क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद में क्या है दोस्तों, फिर वो लोग उसके बाद में स्पेनिश ऑलिव ऑयल कैरीड इन कंटेनर ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 भी एक कंटेनर था जिसके अंदर वो लोग जो है लिक्विड चीज़ों को बेचा करते थे। वाटर पावर एफिशिएंटली यूज्ड इन स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस। अब देखिए स्पेन के अंदर कई सारी जो है सोने चांदी की खदानें थी, जिसके अंदर सोना चांदी खनने के लिए वो लोग किसका यूज़ करते थे, वाटर एफिशिएंटली का, यानी कि वाटर एनर्जी का यूज़ करते थे। कितनी टेक्नोलॉजी उनकी हाई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से जो है वो लोग वाटर टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ करके जो है माइनिंग वगैरह करते थे। ये देखिए एक माइनिंग कंपनी जहाँ से सोना चांदी निकाला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है रोमन इकॉनमी भी समझ में आ गई होगी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, ऑलिव ऑयल की वो लोग प्रोडक्शन करते थे, बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी। उसके बाद में क्या समझना है हम लोग को, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्लेव्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाईलाइट डीपली रूटेड स्लेवरी इन रोमन एम्पायर। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है कि स्लेवरी जो थी एग्जिस्ट करती थी रोमन एम्पायर के अंदर। लोगों को जो है फोर्सफुली स्लेव्स बना करके उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एक मंडी लगाई गई है जहाँ पर स्लेव्स को क्या किया जा रहा है, ऑक्शन किया जा रहा है उसका। उसके बाद में स्लेवरी वॉज डीपली रूटेड, यानी स्लेवरी जो एग्जिस्ट करती थी। अब एक यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है कि इन इटली आउट ऑफ 7.3 मिलियन, यानी कि 73 लाख पॉपुलेशन में से 30 मिलियन जो लोग थे वो क्या थे, स्लेव्स थे। तो स्लेवरी जो थी बहुत वास्ट लेवल पे प्रैक्टिस की जाती थी। स्लेव्स वर कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। स्लेव्स की को क्या समझा जाता था, एक बिजनेस समझा जाता था, ठीक है दोस्तों। उनके अंदर इन्वेस्ट किया जाता था, उनको खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। जिस तरह से हम लोग सामान सब्जी वगैरह मंडी में खरीदते, इस तरह स्लेव्स को भी जो है मंडियों के अंदर खरीदा बेचा जाता था। उसके बाद में स्लेव्स मार्केट फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज्ड। स्लेव्स की जो मार्केट वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती थी, ये देखिए किस प्रकार से जो है
जबरन जो उसको खरीदा बेचा जा रहा है स्लेव्स को। उसके बाद में ब्रूटल टुवर्ड्स, उनका जो एटीट्यूड होता था ओनर्स का अपने स्लेव्स के प्रति बहुत ब्रूटल होता था दोस्तों। स्लेव्स ब्रीडिंग एनकरेज, अब जो स्लेव्स वगैरह था उनके अंदर इंटरकोर्स करा करके जो है उनकी ब्रीडिंग कराई जाती थी, ताकि उनसे होने वाला जो इन्फेंट चाइल्ड है उसको बेच करके जो है पैसा कमाया जा सके। ठीक है, जबरन सब चीज़ें फोर्सफुली होती थी, उनके पास कोई राइट्स नहीं था दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बहुत बद से बदतर होती थी। उसके बाद में नो राइट्स फॉर गिवन टू स्लेव्स, स्लेव्स को जो है किसी भी प्रकार का जो है राइट्स नहीं दिया जाता था। देखिए किस प्रकार से जो है स्लेव्स बनाए जा रहे हैं। अगर आप पावरफुल है तो आप स्लेव्स बना सकते थे उस समय, ऐसा वहाँ पर रिचुअल वगैरह होता था सोसाइटी के अंदर। तो ये है आपका स्लेवरी सिस्टम इन रोमन एम्पायर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि रिलीजियस कल्चर क्या था जो रोमन एम्पायर के लोग थे, कि रिलीजियस कल्चर रोमन एम्पायर्स किस तरह के रिलीजन में वो लोग विश्वास रखते थे, क्या पैटर्न था। तो इसको एक बार देखते हैं। पॉलीथीस थे दोस्तों। पॉलीथीस क्या होता है कि जो मैनी गॉड्स एंड गॉडेस की क्या करता है, वर्शिप करता है। ठीक है, टेम्पल्स भी थे, श्राइन्स भी थे, सेंचुरीज बिल्ट। ठीक है, टेम्पल्स वगैरह भी थे, चर्च वगैरह भी थे। ठीक है, थोड़े बहुत जो हम लोग कह सकते हैं कि ये लोग जो थे सेकुलर थे, कई सारे रिलीजियस कोएग्जिस्ट करते थे। देखिए यहाँ पर चर्च भी है, टेम्पल भी है। ठीक है, अलग अलग देवी देवताओं के लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे, ये लोग पॉलीथीस थे। उसके बाद में फॉलोड मैनी रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, कई सारे रिलीजियंस को मानने वाले लोग, उनके फॉलोअर्स वगैरह रहते थे। जुडाइज़म प्रिविलेंट, यानी कि जो यहूदी धर्म होता है, ठीक है, जो इजराइल के अंदर है, वो लोग भी उस समय थे। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म भी था। बाउंड्रीज बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज़ वर फ्लूड, यानी कि जो रिलीजियस कम्युनिटी थी उनके बीच में कोई क्लैश वगैरह नहीं होता था, सब पीसफुली जो है कोई अच्छी तरह से रहते थे। हाँ, लेकिन बिशप्स एनफोर्स्ड मोर रिजिड सेट ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस, जो बिशप्स वगैरह होते थे ईसाई धर्म के अंदर, क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर, वो लोग बहुत ही स्ट्रांग होते थे। वो लोग जो है नियम कायदे कानून डिसिप्लिन में बहुत रखते थे अपने लोगों को। तो ये आपका क्या हो गया, रिलीजियस आपका एस्पेक्ट हो गया रोमन एम्पायर के अंदर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों कि थोड़ा सा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोमन एम्पायर। भैया इतना बड़ा एम्पायर है जो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर स्प्रेड है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन छोटा मोटा तो होगा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो उसकी एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे उसको मैनेज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन को। तो देखिए, रोमन एम्पायर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू ग्रेट आर्मी, जिनको हम नाइट बोलते थे। तो पूरे रोमन एम्पायर को जो है आर्मी की सहायता से जो है कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, आर्मी जो है बहुत की रोल प्ले करती थी। देन आफ्टर एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, पूरे एम्पायर को जो कई सारे राज्यों के अंदर बांट दिया गया था। एंड सब्जेक्टेड टू टैक्सेशंस, ठीक है, और सब पे जो है टैक्सेशन वगैरह लगाया जाता था, टैक्स वगैरह वसूला जाता था। कार्थेज, एलेक्जेंड्रिया, एंटियाक वर फाउंडेशंस ऑफ द imperial systems. These are the foundations of Roman Empire. Through local upper class in the elite governments collecting tax from the provincial control. अब हर प्रोविंस के अंदर जो है कुछ जो है ऑफिसर्स वगैरह नियुक्त किए जाते थे जो टैक्स कलेक्ट करके जो है किंग को देते थे। प्रोविजनल अपर क्लास बिकेम द न्यू एलिट, ठीक है, जो प्रोविजनल अपर क्लास था वो बाद में चलकर क्या बन जाते, एलिट बन जाते। मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कई सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जैसे कि आर्मी को क्या देना, आर्मी को जो है उनको जो है मंथली पेमेंट देना दोस्तों, उनको मंथली पेमेंट देना, उनको कई सारी पावर्स वगैरह दे दी गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आर्मी थी वही पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी बढ़िया तरीके से। तो ये कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हमें 2 किंग्स के बारे में डिस्कस करना है। पहले तो आपके हैं डायक्लिशियन, ठीक है, एम्परर डायक्लिशियन, उनका टाइम पीरियड टेन्योर क्या है। उसके बाद में इनकी विशेषता देखते हैं। तो भैया इन्होंने क्या किया कि कट बैक एम्पायर, ठीक है, फेल टू एक्सटेंड बाउंड्रीज। इनका मानना था कि भाई रोमन एम्पायर जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर स्प्रेड है, जिसको अच्छी तरह से जो है वेल तरीके से चला पाने में, जो है हैंडल कर पाने में मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जो है एम्पायर को छोटा कर दिया, कई सारे भागों में उसको बांट दिया, जिससे कि गवर्न करना ईजी हो जाए। उसके बाद में सेपरेटेड मिलिट्री एंड सिविल वर्क्स, अब मिलिट्री का और जो सिविल वर्क्स है उन दोनों को क्या कर दिया, उन्होंने सेपरेट कर दिया, दोनों के अलग अलग कामों को बांट दिया। देयर आफ्टर
इंक्रीज्ड पावर ऑफ मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री कमांडर्स वगैरह थे उनको कई सारी पावर्स एक्स्ट्रा दे दी गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिकग्नाइज प्रोविंशियल बाउंड्रीज, उन्होंने जो है प्रोविंशियल बाउंड्रीज वगैरह बनाना शुरू कर दिया, अलग अलग स्टेट्स बनाने शुरू कर दिए। डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 2 पार्ट्स, पूरे एम्पायर को इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। पहले को बोला ईस्टर्न पार्ट, ये देखिए ईस्टर्न में ये आपका ईस्टर्न एरिया है, उसके बाद में दूसरा आपका बोलती है वेस्टर्न एरिया, ठीक है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो है अच्छी तरह से चीज़ों को रन किया जा सके, ठीक है दोस्तों। हाँ, किसने, डायोक्लिशियन ने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सबसे फेमस किंग रोमन एम्पायर के, जिनका नाम है किंग कॉन्स्टेंटाइन। इनके ऊपर सवाल भी आता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या काम किया उसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। तो भैया डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी ऑन ऑफिशियल रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन में इनका काफ़ी बिलीफ था, तो इन्होंने पूरे एम्पायर के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन को जो है ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। फिर उन्होंने क्या काम किया, इंट्रोड्यूस सोलिडस गोल्ड कॉइन, इन्होंने जो है सोने का सिक्का जिसको सोलिडस बोला जाता था उसको क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज अ करेंसी, ठीक है दोस्तों। ये रहा सोलिडस, ये रहा आपके कॉन्स्टेंटाइन। उसके बाद में क्या किया इन्होंने दोस्तों, सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है, इन्होंने कैपिटल। उसके बाद में रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इन्होंने जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को क्या किया, रिवाइवल किया। ये जो थे ट्रेडर्स वगैरह को सिक्योरिटी वगैरह देते थे, क्योंकि उस समय क्या होता था, कोई भी मर्चेंट्स ट्रेडर्स वगैरह जब आता था रोमन एम्पायर के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो जो लुटेरे वगैरह होते थे, डेकर्ट्स वगैरह, वो लोग लूट लेते थे, जिससे जो है रोमन एम्पायर की इमेज ख़राब हो गई थी। तो एम्पायर जो किंग कॉन्स्टेंटाइन है, इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने सिक्योरिटी देना शुरू किया, सेफ्टी इन्होंने जो है इंश्योर की। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करेगा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स मेड इन न्यू टेक्नोलॉजीज़, ये जो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे। इनका मानना था कि किसी एम्पायर को स्ट्रॉन्ग हम जो है नई नई डिस्कवरीज टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह इन्होंने इस्टेब्लिश की, वाटर एनर्जी के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द वर्क्स डन बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, उसको एक बार देख लेते हैं। भाई 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्या है। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, ये पेपरों के अंदर इसी पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, समरी समझ लीजिए, और इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, 3rd सेंचुरी क्राइसिस क्या है दोस्तों। ये कई बार पूछा जाता है, या इसको इस तरह से समझिए कि क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से रोमन एम्पायर जो है डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ससानीज एंड अटैक रोमन एम्पायर फ्रिक्वेंटली। अब देखिए ईरान के अंदर एक वंश होता है, ठीक है, ईरान के अंदर जो है ससानीज करके लोग होते हैं जो रोमन एम्पायर पे जो फ्रिक्वेंटली अटैक करते हैं, जिससे कि रोमन एम्पायर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उसके बाद में द जर्मैनिक ट्राइब्स, बारबेरियंस, ठीक है, एलमनी, द फ्रैंक्स एंड द ग्लोथ्स कैप्चर डिफरेंट एरियाज ऑफ रोमन एम्पायर। अब देखिए जर्मनी के अंदर जो है कई सारी जनजाति वगैरह थी, ट्राइब्स वगैरह, वो लोग जो है वो भी फ्रिक्वेंटली रोमन एम्पायर पे क्या करने लगे, अटैक्स करने लगे, ठीक है। और उसके कई सारे एरिया पे इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया उसको। फिर देखिए 25 एम्परर्स केम टू थ्रोन इन 47 ईयर्स। ब्रास सिंहासन पे जो है 47 सालों में 25 राजा बदले। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे सब राजा बनना चाहते थे, ठीक है, और सारे जो थे असक्षम राजा थे, कोई स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था जो रोमन एम्पायर को अच्छी तरह से लीड कर सके। सब जो है सत्ता की भूख में, ग्रीड में जो है राजा बनना चाहते थे। उसके बाद में क्या होता दोस्तों, रोमन एम्पायर फेस्ड इंटरनल स्ट्रेंस। अब आपसी में कई सारे क्या होने लगे, इनके सिविल वॉर वगैरह होने लगे, ठीक है, सेना कभी विद्रोह कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो है रोमन एम्पायर वीक हो गया। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन आने लग गया दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सेना भी जो थी करप्ट हो गई, ऑफिसर्स वगैरह करप्ट हो गए। फिर आखिर में जो होता है स्लेव्स ने क्या कर दिया दोस्तों, स्लेव्स ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। स्लेवरी जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट करती थी, तो स्लेव्स वगैरह ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। उसके बाद में वीकनेसेस ऑफ एम्पायर, इस वजह से जो है पूरा जो आपका रोमन एम्पायर हो क्या हो गया, वीक हो गया दोस्तों। तो दीज वर द रीजन्स, इसकी वजह से हम बोलते हैं 3rd सेंचुरी क्राइसिस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 1 बाय 1 करके टॉपिक आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है। आप लोगों को बस वीडियो देखनी है और टॉपिक्स को समझना है, इन्हीं टॉपिक्स पे जो है सवाल आएगा, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। बाकी MCQs के लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट, ठीक है। बस आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। बढ़िया तरीके से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए।